मंचावर बसलेले भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेतेगण श्री कपिल पाटील, श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, प्राध्यापक वर्षा भोसले, श्री जगन्नाथ पाटिल, श्री श्याम अग्रवाल, श्री राजेश देशमुख और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री संजय केलकर, संदीप लेले, अशोक भोईर, संजय पांडे, श्रीमती मंदा म्हात्रे, श्री वैभव नायक, श्री नरेंद्र पवार, श्री विशाल पावसे, श्री सीताराम पाटिल, श्री संतोष शेट्टी, श्री अशोक गिरनार और विशाल संख्या में आए हुए ठाणे के प्यारे भाई और बहनों, मैं मंच पे आया, कोई हमारे साथी बता रहे थे कि 30 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री ठाणे में आए। अब मुझे जानकारी नहीं है, मुझे तो अभी बताया गया। लेकिन 25 साल के बाद ठाणे के मतदाताओं को कमल के निशान पर वोट देने का सौभाग्य मिला है। और मुझे विश्वास है कि 25 साल के बाद कमल पर मोहर लगाने का मौका मिलेगा तो ठाणे वासी ये मौका जाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, ये हमारा मुंबई, ये अपना महाराष्ट्र, मैं कहीं पर रहूं, आपकी तकलीफ मुझे तुरंत पता चल जाती है। भाइयों बहनों, हमारे देश की अगर स्थिति का हम अंदाज लगाएं तो एक भली भांति बात ध्यान में आई है कि जब मुंबई और महाराष्ट्र तेज गति से आगे बढ़ते हैं, यहां आर्थिक गतिविधि अच्छी होती है, तो उसका परिणाम पूरे हिंदुस्तान की अर्थनीति पर होता है। अगर मुंबई और महाराष्ट्र चल पड़े तो देश चल पड़ता है, और मुंबई और महाराष्ट्र रुक गए तो हिंदुस्तान भी रुक जाता है। पिछले 15 साल से कोई कल्पना कर सकता है कि पूरे हिंदुस्तान को ताकत देने वाला राज्य,
हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लीड करने वाला मुंबई ऐसे कभी बर्बाद हो सकते हैं, ये कोई सोच भी सकता है क्या? लेकिन कांग्रेस वालों की ताकत देखो, एनसीपी वालों की ताकत देखो। इतने बड़े शक्तिशाली महाराष्ट्र, इतना बड़ा शक्तिशाली मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज के जहां आशीर्वाद रहे, वो धरती को इन्होंने तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। और उनको ये मुसीबत का अंदाज तो था, ऐसा नहीं कि नहीं था। उनको भी लगता था कि हमारे बस का रोग नहीं है, कुछ रास्ता निकालो। वे भी कोशिश करते थे, वो समझ तो गए थे, लेकिन उपाय क्या करते थे? वो मुख्यमंत्री बदलते रहते थे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों का शिफ्ट सिस्टम चालू कर दिया था। आखिरकार ये भाई बैठे या वो भाई बैठे, उस मुख्यमंत्री का बेटा बैठे कि इस मुख्यमंत्री का बेटा बैठे, लेकिन गोत्र तो वही है। गोत्र की आदतें थोड़ी जाती है। भाइयों बहनों, हम लोग भ्रम में हैं कि एनसीपी और कांग्रेस ये कोई अलग अलग दल है। ये दो अलग दल है ही नहीं, उनका गोत्र एक ही है। ये सारे पहले कांग्रेस में ही थे, कुर्सी के झगड़े में अलग हो गए, फिर कुर्सी के लिए जुड़ गए। और नैया डूबने लगी तो सोचा कि चलो इधर उधर जाए तो थोड़ा थोड़ा ले आएंगे, एक साथ जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। भाइयों बहनों, इनका गोत्र एक है, इनकी आदतें एक है, इनके इरादे एक है, इनका मकसद एक है। और जब तक इनके इरादे ऐसे हैं, महाराष्ट्र का भाग्य नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। और इसलिए समय की मांग है कि इस बार महाराष्ट्र, चाहे मुंबई हो, ठाणे हो, दो टूक फैसला करे, दो टूक फैसला करे। अब किसी भी हालत में एनसीपी कांग्रेस को महाराष्ट्र की धरती पर हम नहीं देखेंगे, ये निर्णय कर लेना चाहिए। अगर भाइयों बहनों, आपने अगर कांग्रेस के पापों को सह लिया, एनसीपी के पापों को सह लिया, उनको कोई सजा नहीं की, तो उनको और अधिक पाप करने की आदत लग जाएगी। इतना ही नहीं, ये अगर बच गए तो जो अच्छे लोग होंगे ना, उनको भी बुरा बनने की प्रेरणा दे देंगे, ताकि जनता माफ कर देती है, करो यही करते रहो। और इसलिए भाइयों बहनों, 15 अक्टूबर का चुनाव ये सिर्फ किसी को पराजित करने के लिए नहीं है, किसी को जिताने के लिए भी नहीं है। कौन एमएलए बने, किसकी सरकार बने, कौन मंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने, सिर्फ इसके लिए ये चुनाव नहीं है। 15 अक्टूबर का चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के शुद्धिकरण का प्रारंभ हो रहा है।
राजनीति की शुद्धिकरण की जरूरत है भाइयों बहनों, वरना ये गंध फैलती जाएगी, गांव की पंचायत तक चली जाएगी, फिर न गांव बचेगा न शहर बचेगा, और मुंबई और महाराष्ट्र तो पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं भाइयों। और इसलिए मैं आज आपसे प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए आज आपसे प्रार्थना करने आया। ये स्वार्थ नरेंद्र मोदी नाम के इंसान का नहीं है, ये स्वार्थ देश के एक प्रधान सेवक का है, और वो स्वार्थ ये है कि पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति गड्ढे में गई हुई है। बर्बादी जितनी हो सके उतनी कर चुके हैं, उसे बाहर निकालना है। और मेरा स्वार्थ यह है कि हिंदुस्तान को संकटों से बाहर निकालने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र की ताकत लगना जरूरी है। अगर मुझे मुंबई महाराष्ट्र की ताकत नहीं मिलेगी तो हिंदुस्तान को निकालने में मुझे कितनी मेहनत पड़ेगी इसका अंदाज कर सकते हैं आप। और इसलिए मेरा स्वार्थ है कि हिंदुस्तान को संकटों से बाहर निकालने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र आगे बढ़े, ये जरूरी है। इसलिए भी ये सिर्फ महाराष्ट्र की सेवा का काम नहीं, ये देश की सेवा का भी काम है। ऐसा 15 अक्टूबर का अवसर आपके पास आया है भाइयों बहनों। ठीक है, आप मुझे बताइए, 15 साल का समय कम समय नहीं होता है। किसी भी कांग्रेस के लोगों को पूछ लीजिए, यहां से सभा पूरी होते समय बाहर निकलते हुए 100 लोगों को पूछ लीजिए कि भाई 15 साल में इन्होंने क्या किया। 100 में से 2 लोग भी नहीं बता पाएंगे कि कांग्रेस की और एनसीपी की सरकार ने मुंबई महाराष्ट्र या ठाणे का भला किया। 2 लोग भी नहीं बता पाएंगे। आतंकवाद का साया, एक के बाद एक आतंकवाद की घटनाएं, और वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कहीं जाकर के जांच करने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बारीकी से आपका पड़ोसी होने के नाते बराबर देखता था कि यहां की सरकार कुछ कर रही है क्या, कि निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने में होता है, चलता है, इतना बड़ा देश है। और एक नेता तो बोल दिए थे, छोटी मोटी घटना होती है। रेल के डिब्बे में आतंकवादी इतना बड़ा विस्फोट कर जाए, इतने लोग मारे जाए, और आपके गृह मंत्री कहते थे छोटी मोटी घटना तो होती है। तो भाइयों बहनों, 15 अक्टूबर को भी छोटी मोटी घटना कर डालो। कमल के निशान पर बटन दबाओ, सारी छोटी मोटी घटनाओं का जवाब मिल जाएगा भाइयों बहनों। सारा विश्व ये कह रहा है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, लेकिन कहीं कुछ नजर आता है क्या? जिस देश के पास 65% जनसंख्या
35 साल से कम आयु की हो, जो देश दुनिया का सबसे नौजवान देश हो, वो अपने नौजवानों के भरोसे कितनी ऊंची उड़ान भरने के सपने देख सकता है भाई। लेकिन दुर्भाग्य से हमने महत्वपूर्ण समय खो दिया। मेरे सामने एक बहुत बड़ा दायित्व है कि पहले बीते हुए समय की खोज को भर देना, उन गड्ढों को भर देना और फिर पूरी ताकत से नए जंग की ओर चल पड़ना। दोस्तों, ये बहुत बड़ा दायित्व लेकर के मैं निकला। हमारे देश के नौजवानों के पास क्या नहीं है? क्या टैलेंट में कमी है? क्या पुरुषार्थ में कमी है? क्या यही हिंदुस्तान, यही थे हमारे वैज्ञानिक मार्स और ऑर्बिट में सफलता पाई, मंगलयान। और मजा देखिए कि बना कहां पर? हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एस्टेट में। कोई पुर्जा भुवनेश्वर में बना, तो कोई महाराष्ट्र में बना, तो कोई राजकोट में बना, तो कोई इसरो में बना। छोटे छोटे पुर्जे छोटे छोटे शहरों में हमारे छोटे छोटे कारीगरों ने बनाए और वैज्ञानिकों ने इसको इकट्ठा किया और उसको मंगलायन। दुनिया में हम पहले देश बने जो पहले ही प्रयास में सफल हो गए। और खर्चा क्या हुआ? खाने में, ऑटो रिक्शा में अगर जाना है तो 1 किलोमीटर का कम से कम 10 रुपया खर्चा होगा। 17 रुपया। हमने मंगल तक ये यान भेजा, 1 किलोमीटर का खर्चा 7 रुपया है। हॉलीवुड की मूवी जो बनती है उससे भी कम खर्चे में ये मंगलायन की सिद्धि हमने प्राप्त की है। ये ताकत मेरे देश के नौजवानों में है, ये ताकत मेरे देश के वैज्ञानिकों में है। इनको अवसर देना है। पूरी दुनिया में छा जाने का सामर्थ्य मेरे देशवासियों में है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक अनुकूल राज्य व्यवस्था चाहिए। विकास के मंत्र को लेकर के चलने वाली चाहिए। 50 साल की राजनीति देखो, जातिवाद का जहर, पंथवाद का जहर, प्रांतवाद का जहर, भाषावादी के झगड़े, मेरा तेरा झगड़ा, अगले पिछड़े का झगड़ा, गांव शहर का झगड़ा, न जाने कितने झगड़े होते रहे हैं। अब बहुत हो चुका मेरे भाइयों बहनों। अब तो एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। आगे बढ़ने के लिए एक ही मार्ग बचा है और वो मार्ग का नाम है विकास। विकास यही एक रास्ता है जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा, हमें हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास, यही मंत्र को लेकर मैं चला हूं। आपने मुझे आशीर्वाद दिए, बहुत बड़ी ताकत दी है आपने मुझे।
उस ताकत को और ताकत देने के लिए महाराष्ट्र में आपके पास अवसर आया है और इसलिए मैं आज आपको आग्रह करने आया हूं। महाराष्ट्र में आधी अधूरी सरकार कभी मत सोचना। मैं विश्वास से कहता हूं भाइयों, मैं महाराष्ट्र के हर कोने में जाकर आया हूं। मैंने लोकसभा के समय भी ऐसा जनसैलाब कभी नहीं देखा था। लोगों का ऐसा उमंग उत्साह नहीं देखा था जो इस बार मैं महाराष्ट्र और हरियाणा में देख रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं, मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहता हूं, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह पे पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, मुंबई में, ठाणे में वाले जितने हमारे आसपास के सैटेलाइट टाउन डेवलप किए, किसी को भी पूछो, एक समस्या का समाधान आप चाहते हो तो कौन सी? यहां पर भी किसी को पूछ लो, क्या कहेगा? आप रेलवे का करो, रेलवे का कहेगा या नहीं कहेगा? रेलवे की सुविधा पे कुछ करो। भाइयों बहनों, दिल्ली में मैं बैठा हूं, महाराष्ट्र में मुझे अनुकूल सरकार दे दीजिए, मैं कई वर्षों से बंद पड़ी योजनाओं को लागू करके दिखाऊंगा आपको। कोंकण रेल में भी बहुत कुछ हो सकता है। और पहली बार भाइयों 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेलवे में लाने का हमने फैसला किया है। मैं भी जापान गया, चीन के राष्ट्रपति मिले, अमेरिका गया, फ्रांस के लोग मिलने आए। ये दुनिया के वो देश हैं, जर्मनी समेत, जिनकी रेलवे के क्षेत्र में मास्टरी है। हम लोग 100 साल पुरानी व्यवस्था चला रहे हैं। मुझे रेल आधुनिक बनानी है, रेल की स्पीड बढ़ानी है, पैसेंजरों की भलाई के लिए आमूलचूल परिवर्तन करना है। $100 बिलियन, करीब 6-7 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। भाइयों, वीजा का एप्लीकेशन कर दिया है। इतने कम समय में अगर एक बार पूंजी लग जाए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इतना बड़ा देश, हमारी रेलवे हमारी पूरी आर्थिक गतिविधि का केंद्र बिंदु बन सकती है। इतनी ताकत पड़ी है, उस पर मैं बल दे रहा हूं। भाइयों बहनों, यहां से झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान देने के लिए कितने वादे किए गए, कोई बाकी रहा है क्या? मैं भाइयों बहनों आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हर परिवार को रहने के लिए अपना घर हो, ये सपना है मेरा। और घर भी कहने को घर नहीं, ऐसा घर जिसमें शौचालय हो, ऐसा घर जिसमें पानी का प्रबंध हो, ऐसा घर जिसमें बिजली हो, ऐसा घर जहां नजदीक में बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था हो, ऐसे मकान बनाने का सपना है मेरा। इन मकानों बनाने का अभियान भी करोड़ों करोड़ों नौजवानों को रोजगार दे सकता है। इतना काम निकलेगा।
जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है उतने रोजगार बनते हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उतना पूंजी निवेश ज्यादा आता है। एक ऐसा चक्र है जो विकास को तेज गति से आगे आया। पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं और मैं आपको एक विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके सपने ये हमारी जिम्मेवारी है। आपके सपने पूरे हो ये सरकार की प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, आज चुनाव का एक प्रकार से आखिरी शाम है। कल 5 बजे प्रचार अभियान पूरा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, कमल के निशान पर वोट करें और भाइयों बहनों अब इनको मत आने देना। बहुत हो गया। ये एनसीपी वालों की घड़ी देखिए आपने, कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? सुबह कितने बजे थे? कल रात को कितने बजे थे? 1 साल पहले कितने बजे थे? इनका जन्म हुआ तब कितने बजे थे? उनकी सही वही अटकी हुई है क्योंकि उनका एक ही सपना है, 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार। 10 यही उनका कारोबार है। उनकी सुई तब आगे जाएगी जब 15 साल में 15 साल का भ्रष्टाचार करने का लक्ष्य पूरा होगा, तब सुई आगे जाएगी। जिनके यही कारनामे हैं, अब महाराष्ट्र की राजनीति में इनसे विदाई ले लो, विदाई ले लो। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मुझे आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के आप भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।